स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। आज हम इको का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर कह लो या एक पूरी यूनिट है। अकेला चैप्टर अच्छी खासी वेटेज रखता है क्योंकि पूरी यूनिट में एक ही चैप्टर है। अगर हम बात करें बाकी किसी भी यूनिट की, उसमें साथ में कोई ना कोई चैप्टर एडेड है। किसी में 2 चैप्टर है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। ये पूरी यूनिट में एक अकेला ही चैप्टर है। अकेला चैप्टर आपका 8 नंबर की वेटेज रखता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड स्टेप बाय स्टेप इसे करें आप। जितना रोज पढ़ाया जाए उतना याद कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट करने से पहले मुझे एक बात बताएं, आप सब बजट का मतलब क्या होता है? मैंने ये वर्ड हटा दिया। बजट का मतलब क्या होता है? क्या आप अपनी रियल लाइफ में कभी बजट बनाते हैं? यस। बजट किस चीज के लिए बनाते हैं? अलग अलग चीज के लिए बजट बनता है। पर बजट में आप क्या करते क्या है? आप एस्टिमेट लगाते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है, पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च करना है। क्या हर फैमिली में बजट बनता है? हर फैमिली का जो बजट है वो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। आपने अपनी फैमिली में कोई भी बड़ी चीज खरीदनी है। अब बड़ी चीज की डेफिनेशन हर एक के लिए अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग होती है। किसी के लिए एक्टिवा भी बड़ी चीज है और किसी के लिए कार भी बड़ी चीज नहीं है। वो तो हर एक के अकॉर्डिंग होता है। किसी ने घर में एक्टिवा छोड़ो, अगर वॉशिंग मशीन भी लेनी है वो उसे भी बड़ी चीज मानते हैं भाई, जिसकी जैसी पॉकेट अलाउ करे। तो वो क्या करते हैं? उसका बजट बनाते हैं। क्या बजट बनाते हैं कि हमें लगभग 15 to 20,000 की एक अच्छी वॉशिंग मशीन मिलेगी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? आफ्टर 2 months और आफ्टर 3 months वील बी परचेजिंग द मशीन। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू करते हैं। यानी कि बजट जो है वो एक्चुअल होता है या एस्टिमेट होता है? एस्टिमेट होता है। किस चीज का एस्टिमेट? एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कि कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां मुझे पैसा खर्च करना है। अब ये एस्टिमेट जब गवर्नमेंट लगाती है तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि गवर्नमेंट के पास इस साल कहां कहां से पैसा आना है और कहां कहां गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है। जब गवर्नमेंट इसका एस्टिमेट लगाए और उसको आइटम वाइज लिख ले। आइटम वाइज मतलब कि गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट है उसकी बहुत सारी सोर्सेज होती है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, पेनल्टीज और भी बहुत सारे टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट। टैक्सेस के अलावा और भी बहुत सारे काम, लाइक कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सेल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जहां जहां से पैसा इकट्ठा करना एक साल में उसका एस्टिमेट लगाती है आइटम वाइज, और उसी तरीके से आइटम वाइज कहां कहां खर्च होना है उसका भी एस्टिमेट लगाती है। जब इसको आइटम वाइज लिख ले एक पेपर पे, दैट इज द गवर्नमेंट बजट। और हर गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, जिसको हम जानते हैं यूनियन बजट के नाम से। कौन सा बजट? यूनियन बजट, जो हर साल फरवरी के मंथ में आता है। 1 फरवरी को आता है। अभी आया 2 और 3 दिन पहले। उस बजट में गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया कि मेरा खर्चा कहां कहां होगा और मेरी सोर्सेस कहां कहां से रहेंगी। ये जो गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाती है कि कहां कहां खर्च करना है, ये एस्टिमेट डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आप इस बजट की हाईलाइट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा खर्चा कहां किया है। हम सब जानते हैं, दैट इज ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चरिस्ट को कूल डाउन करना। जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए। तो इसका मतलब बजट में हमेशा खर्चा या रेवेन्यू किस चीज पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। बजट किस दिन आता है? उस दिन जिस दिन प्रेसिडेंट कह दे। कहां पे रखा जाता है बजट? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब तक वो बजट अप्रूव नहीं होगा तब तक वो बजट फाइनलाइज नहीं हो सकता। समझ आ गई? ये कुछ बातें हैं बजट के बारे में जो हम पढ़ने वाले। पढ़ते हैं बजट का मतलब। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है? एक एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। आइटम वाइज
रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर कौन सा होता है? जो 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। क्लियर हो गई बात? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अच्छा, आप इसमें ध्यान से पढ़े, वर्ड लिखा है आइटम वाइज एस्टिमेट, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए है तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक्चुअल फिगर नहीं बता सकते। क्लियर हो गई? डेफिनेशन याद कर ले। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, item wise estimate of receipts and expenditure of the government during a fiscal year. The receipt and expenditure shown in the budget are not the actual figure. Actual कैसे हो सकती है? अभी तो बताया कि वो estimates हैं. They are not the actual figure but the estimated value of coming fiscal year. आने वाले साल के लिए एक estimate है. Full stop. Fiscal year is taken from 1st April to 31st March. फिस्कल ईयर हमेशा हमारा कब से कब तक काउंट होता है? 1st April से 31st मार्च तक। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट बजट। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर्स इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट। हर गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। हाउएवर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडीज टू द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज यूनियन बजट। हमारा सिलेबस कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट तक, नोन एज यूनियन बजट। सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। आपको बताया जो बजट बनाते हैं, किस बजट में किसके ऊपर कितना खर्च होना है, ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी बताया ना कि रीसेंट बजट में सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे दिखाया? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चरिस्ट को नॉर्मलाइज करना, ठीक है, उनको नॉर्मल सिचुएशन में लेके आना। पॉइंट नंबर 3, इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। कह रहे पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, किस दिन प्रेजेंट होगा? जिस दिन प्रेसिडेंट ने कह दिया। लास्ट पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अभी बताया कि जब बजट बन जाएगा, जैसे अब बजट बन गया, जब तक इसका पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं होता तब तक इस बजट को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये 1 फरवरी को इसीलिए तो वो करते हैं, अनाउंस क्यों करते हैं 1 फरवरी को? जिससे कि 1 अप्रैल आने में अभी टाइम है ना, 2 महीने, ये 2 महीने में अप्रूवल लेंगे। कहां से अप्रूवल लेंगे? पार्लियामेंट से। वहां पे बजट पढ़ लिया, सुना दिया सबको। अगर सब पार्लियामेंट के मेंबर एग्री हो जाएंगे तो 1 अप्रैल से इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट अप्रूवल इज मस्ट। बिना अप्रूवल के ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अभी बताया कि जो भी गवर्नमेंट का बजट बनता है, जो भी गवर्नमेंट का बजट बनता है, उस बजट के लिए गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है, उस बजट के पीछे गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने एक ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल दिया, पर हर बजट में ये 6 ऑब्जेक्टिव हर गवर्नमेंट रखती है। पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के बजट में क्या होता है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो रिसोर्सेज इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कलेक्ट करना और दोबारा से सही से डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बच्चा इसको गलत समझता है, सर रीएलोकेट मतलब हम लोगों से सारे पैसे और सारी रिसोर्स ले लेंगे फिर बांटेंगे। नो, उसको वो सही करने के लिए क्या करते हैं? वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देते हैं। किसको? जिसको जरूरत है। हमारी इकोनॉमी में जिस चीज को हमें प्रमोट करना है उसको सब्सिडी देंगे, टैक्स कंसेशन देंगे, और जिसको हमें डिस्करेज करना है उस पे हेवी टैक्सेस लगाएंगे। लाइक हार्मफुल गुड्स लाइक एल्कोहल, लिकर, सिगरेट्स, इसके ऊपर टैक्सेस लगाया जाएगा, और जिसको प्रमोट करना है लाइक खादी प्रोडक्ट, उसको टैक्स फ्री किया जाएगा। ऐसे इनइक्वालिटी खत्म करते हैं। और कुछ काम गवर्नमेंट क्या करती है, जो चीजें पब्लिक के लिए जरूरी है उसको
डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि वो सही रेट पे इकोनॉमी में अवेलेबल हो सके। जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, या फिर आप बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी। आप किसी भी चीज का, ये जो मैंने एग्जांपल दिए उसके बारे में सोचेंगे तो देखना इस सेक्टर में कभी भी प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहता। वाटर सप्लाई, आप सब जानते हैं कि हम वाटर टैक्स कितना देते हैं, साल का 150 से 200 रुपए देते हैं, पूरे साल का, महीने का नहीं काम है। अब 150 से 200 रुपए की पेमेंट आपको देनी है, पूरे साल आपको वाटर मिलता है। अब उस वाटर को अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा कितना है आप सोच सकते हैं। पहले तो वाटर कलेक्ट हमारे यहाँ ऊपर वाले की तरह से नदियां बहुत है, वहां से आ जाता है, उसको घरों तक पहुंचाना। इतने इंटीरियर इलाकों तक लोग सेटल डाउन हैं कि वहां तक अवेलेबल, ये हम देखते हैं हमारे यहाँ पे फिलहाल करंटली आप देख रहे हैं हर जगह सड़क का क्या हाल है। रीजन, वाटर पाइपलाइंस डल रही है, वो इतने बड़े बड़े पाइप्स की कॉस्ट, लेबर, सड़क तोड़ना, उसको सेटल डाउन करना, फिर सड़क बनाना, और मिलना क्या है, एक घर से पूरे साल का 150 रुपए। तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, बट इट इज असेंशियल फॉर पब्लिक। तो ऐसी एक्टिविटी कौन अंडरटेक करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन चीजों को करती है जिससे कि जो रिसोर्सेज गलत बटी हुई है उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब सही से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? वाटर सप्लाई आप देखना हर जगह अवेलेबल कराया जा रहा है, क्योंकि एसेंशियल है, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, जो चीजें रिच पर्सनालिटी यूज कर रही हैं उसके ऊपर टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं, और कई बार नया टैक्स भी लगाया जाता है। आप शायद अभी देखें कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम शूट अप कर दिए, कार कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्राइसेस बढ़ा दिए इस बजट में। क्यों बढ़ाए? क्योंकि वो कह रहे हैं देखो रिच पर्सनालिटी यूज करेगी इसे, गरीब आदमी तो यूज नहीं करता, इस पे टैक्स लगा दो, इससे जो कलेक्शन होगा उसे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। पढ़ते हैं पॉइंट क्या लिखा है। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद, कह रहे हैं अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। किस बेस पे बांट रही है? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी, यानी हमारे देश की भलाई के लिए क्या जरूरी है और हमारे देश की तरक्की के लिए क्या जरूरी है, उस हिसाब से खर्च करती है। तो इसलिए लिखा डिपेंडिंग अपॉन द सोशल यानी कि पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक यानी देश की तरक्की, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू। कैसे रीएलोकेट कर रही है रिसोर्सेज को? नंबर 1 टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। किसको देंगे? जिसको एनकरेज करना है, और किसके ऊपर लगाएंगे टैक्सेस? जिसको डिस्करेज करना है। पढ़ते हैं। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट गिव टैक्स कंसेशन, subsidies etc. to the producers. For example, government discourage the production of harmful consumption goods like liquor, cigarettes etc. through heavy taxes. वो कह रहे हैं इसको डिस्करेज कर रहे हैं थ्रू हैवी टैक्सेस, बट एनकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो जरूरी है उसको प्रोड्यूस भी करेंगे। देखो क्या लिखते हैं, देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। कह रहे ये पब्लिक गुड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहा। सच एक्टिविटीज आर नेसेसरली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू रेज द सोशल वेलफेयर। ये एक्टिविटी गवर्नमेंट खुद कर रही है जिससे कि सोशल वेलफेयर हो सके। समझ आ गई बात? तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources by the government, and the government is doing it by 2 ways. दो तरीके से कर रही है। Number 1 tax concession and subsidy, and number 2 directly producing goods and services. कौन से goods and services? Which are essential for social welfare, जो social welfare के लिए जरूरी है। समझ आ गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। Reducing inequalities in income and wealth. जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उस इनइक्वालिटी को खत्म कर रही है गवर्नमेंट। कैसे खत्म करती है उस इनइक्वालिटी को? गवर्नमेंट क्या करती है, जो चीजें
रिच पर्सनालिटी यूज कर रही है, एग्जाम्पल अभी दिया, उस पर टैक्स लगाएंगे, और जो उससे टैक्स कलेक्ट होगा उसको कहां खर्च करेंगे? ऑन पुअर वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्टर। पढ़ते हैं क्या लिखा है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। कह रहे इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटी है, यानी कि अमीर और गरीब है, इनइक्वालिटी तो यही हुई ना, ये हर इकोनॉमी का पार्ट है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इंडिया में है ये, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी इकोनॉमी में चले जाएं, यू विल फाइंड इनइक्वालिटीज। अमीर गरीब हर सोसाइटी में, हर इकोनॉमी में। तो उन्होंने क्या लिखा? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट पार्ट। इनहेरेंट क्या होता है? जिसको उससे अलग नहीं किया जाता, वो उसी के अंदर रहता है। इट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कह रहे गवर्नमेंट एम यानी टारगेट करती है कि इसको खत्म किया जाए थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। अपने बजट के थ्रू कोशिश करती है कि इस इनइक्वालिटी को हटाया जाए। गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट एम यानी टारगेट बनाती है टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर, पुअर पे ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए। क्लियर? यही तक करेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट, थर्ड क्या होता है हमारे बजट का ऑब्जेक्टिव? 2 पॉइंट पढ़े अभी तक हमने। थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी में हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे, ना तो महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, और ना ही डिफ्लेशन हो। क्यों ना हो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन? क्योंकि महंगाई होगी तो गरीब के लिए और प्रॉब्लम, और अगर डिफ्लेशन होगा तो बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम। तो हमेशा गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इकोनॉमी में क्या बना रहे? स्टेबिलिटी बनी रहे। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इनकम स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन। लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन ना हो, एब्सेंट रहे हो। एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइस। सच फ्लक्चुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है? इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस फ्लक्चुएशन थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। कह रही है जो फ्लक्चुएशन है ना, गवर्नमेंट इन फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करती है? थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। अब कैसे? टैक्सेस और एक्सपेंडिचर से। पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। अगर इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन टेंडेंसी इमर्जेस, कब आता है इन्फ्लेशन? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन। समझ आ गई बात? ये लिखा है गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। अगर एक्सेस डिमांड आ गई, इन्फ्लेशन हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपना खर्चा कम कर देगी। इसीलिए क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी। ऐसे डिफ्लेशन, ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी। समझ आ गई बात? तो स्टेबिलिटी बना के रखेंगे कैसे? थ्रू एक्सपेंडिचर एंड थ्रू टैक्सेस। अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देगी, और अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी, टैक्सेस कम कर देगी, जिससे कि डिफ्लेशन खत्म हो जाए। समझ आया? तो गवर्नमेंट बजट के ये तरीके होते हैं जो वो हमेशा हर बजट में रखते हैं। हमने कितने पॉइंट पढ़े, कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए? 3। इन टोटल देयर आर 6 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। 3 कौन कौन से पढ़े? सबसे पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इट कैन बी डन इन 2 वेज। नंबर 1 टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी। बेटा इधर समझेंगे, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी में क्या करते हैं? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जिसको एनकरेज करना है उस पे सब्सिडी देंगे, जिसको डिस्करेज करना है उस पे। ध्यान रखना इस पॉइंट को, एनकरेज सब्सिडी, डिस्करेज टैक्सेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर असेंशियल फॉर सोशल वेलफेयर लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा क्या? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। कैसे? इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन वेलफेयर ऑफ पुअर। अब पता है क्या है? टैक्सेस यहां भी आता है, टैक्सेस ऊपर भी आता है। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि इनइक्वालिटी कैसे खत्म करें। टैक्स लगाएंगे रिच पे और स्पेंड करेंगे पुअर की वेलफेयर पे। तो सर वो टैक्स कंसेशन और सब्सिडी वाला क्या था? वो था कि हम जिस प्रोडक्ट को एनकरेज करना चाहते हैं उस पर सब्सिडी दे देंगे, जिसको डिस्करेज करना चाहते हैं उस पर। दोनों पॉइंट बिल्कुल अलग है। ठीक है।
थर्ड पॉइंट अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि जब स्टेबिलिटी नहीं होती, फ्लक्चुएशन होती है, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। ऐसे वर्ड को दिमाग में रखना, ये बोलते हैं हम, मैं आपको बार बार बोलता हूं, हर बच्चे को आंसर याद रहता है पर अच्छे वर्ड्स नहीं रहते, तो आप की वर्ड्स जरूर याद रखिए। क्या लिखा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर हाई फ्लक्चुएशन होंगे इट विल क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी, विच इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, जो अच्छा नहीं है। एंड टू प्रिवेंट दीज फ्लक्चुएशन गवर्नमेंट कंट्रोल इट थ्रू, कैसे कंट्रोल करती है, थ्रू एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर। अब पहले इन्फ्लेशन का मतलब बताया, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, वो इन्फ्लेशन हो गया। एंड टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग deflation, it means aggregate demand is less than aggregate supply, and to correct this situation government increases its expenditure and reduces the taxes। समझ आ गई बात। बाकी आगे के जो 3 ऑब्जेक्टिव है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही।